और अब बात कर लेते हैं रशिया की। देखिए, रशिया में पुतिन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग पुतिन के खिलाफ अब सड़क पर उतर आए हैं, तो वहां तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि एक शख्स ने अचानक गोलीबारी करके एक कमांडर की हत्या कर दी। और इसी बीच एक हमलावर ने स्कूल में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पुतिन के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग एक शख्स ने की, जिसमें कमांडर की मौत हो गई। 7 बच्चों समेत बताया जा रहा है 14 लोगों की इसमें मौत हुई है। तो रूस में अफरा तफरी का माहौल अब देखने को मिल रहा है। पुतिन के खिलाफ लगातार लोगों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पुतिन का साथ दे रहे हैं, लेकिन लोगों का प्रदर्शन बड़े स्तर पर। तो मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पुतिन के खिलाफ भी गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट रहा है। रूस में तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सैन्य लामबंदी की ड्राफ्टिंग के दौरान एक शख्स ने अचानक से गोलीबारी करके एक कमांडर की हत्या कर दी। यूक्रेन जंग के दौरान रूस में मचा कोहराम। रूस के स्कूल में फायरिंग, 14 लोगों की मौत, 21 घायल। मिलिट्री रिक्रूटमेंट ऑफिस में रूसी कमांडर की गोली मारकर हत्या। क्रेमलिन में बगावत, कमांडर इन चीफ अंडरग्राउंड। रूस और यूक्रेन के बीच 7 महीने से जारी जंग की तस्वीर बदलने लगी है। यूक्रेन के शहरों में जंग से बचने के लिए लोगों की भगदड़ का जो कोहराम मचा था, ठीक वैसा कोहराम फिलहाल रूस में नजर आ रहा है। इससे पहले हम आपको रूस में मचे कोहराम के बारे में तफसील से बताएं। आइए आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो इस हकीकत की तस्दीक कर रही हैं कि ऑल इज नॉट वेल इन रशिया, यानी रूस में सब ठीक नहीं है। अफरा तफरी के आलम के दौरान घायलों को एक इमारत से बाहर लाते सुरक्षा कर्मी। ये रूस के इज़ेफस्क शहर के स्कूल नंबर 88 की तस्वीरें हैं। रूस की समाचार एजेंसी तास के मुताबिक सोमवार सुबह एक हमलावर ने स्कूल में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी में 14 लोगों की मौत हो गई और 21 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मरने वालों में 7 बच्चे भी शामिल हैं। खबर के मुताबिक जिस वक्त हमलावर स्कूल में घुसा, वहां 1000 बच्चे और 80 टीचर मौजूद थे। स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग के बाद हमलावर ने स्कूल की 4थी मंजिल के कमरा नंबर 403 में खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। खबर के मुताबिक हमलावर ने नाजियों के प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक वाली निशान काली टी-शर्ट पहन रखी थी। फिलहाल रूस की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि आखिर इस हमले के पीछे हमलावर का मकसद क्या था। इज़ेफस्क शहर रूस की राजधानी मॉस्को से करीब 960 किलोमीटर दूर है। В Удмуртии сегодня трагедия. В женской школе номер 88, пока не установленный человек проник в школу, убил охранника, это уже известно. Есть жертвы среди детей и раненые. Сейчас практически закончилась эвакуация. По моей информации, сам застрелился. एक हॉलनुमा कमरे से भागते कुछ लोग, गोलियां चलने और लोगों के चीखने की आवाजें। स्ट्रेचर पर एक घायल शख्स को रखते सुरक्षा कर्मी। खबर के मुताबिक रूस के इरकुत्स्क इलाके में यूक्रेन जंग के लिए सैन्य लामबंदी की ड्राफ्टिंग के दौरान एक शख्स ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में रिक्रूटमेंट कमीशन के अध्यक्ष की मौत हो गई। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि मिलिट्री कमांडर को आखिर क्यों टारगेट किया गया। और इसी बीच रूस में एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात हुई जिसने सबको सन करके रख दिया। एक हमलावर ने स्कूल में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। यह रिपोर्ट देखिए और समझिए कि रूस में आखिर क्या कुछ हो रहा है। ये रूस की राजधानी मॉस्को की तस्वीरें हैं।
और फिलहाल इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि मॉस्को की सड़कों पर भी अफरा तफरी मची है। दरअसल तस्वीरों में जमा तमाम लोग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन जंग के लिए 3 लाख रिजर्व सैनिकों की ड्राफ्टिंग के विरोध में इकट्ठा हुए हैं। ये तस्वीरें रूस और उसके पड़ोसी देश जॉर्जिया की सरहद से सामने आई। खबर के मुताबिक रूस और जॉर्जिया बॉर्डर पर गाड़ियों की ये कतार रूस छोड़कर जाने वालों की है और ये लोग रूस छोड़ने के लिए इतने बेचैन हैं कि यहाँ 3 दिन से फंसे हैं। ये रूस और फिनलैंड बॉर्डर की तस्वीरें हैं। यहाँ भी आप हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार देख सकते हैं। खबर के मुताबिक इन गाड़ियों में वो लोग सवार हैं जो रूस छोड़ना चाहते हैं। दरअसल ये तमाम लोग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन जंग के लिए 3 लाख रिजर्व सैनिकों की ड्राफ्टिंग के फरमान के खिलाफ हैं और यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए नहीं जाना चाहते, लिहाजा वो रूस छोड़कर भाग रहे हैं। आलम यह है कि रूस के अलग अलग शहरों में राष्ट्रपति पुतिन के यूक्रेन जंग के लिए सैन्य बहाली के आदेश के खिलाफ बगावत और विरोध के सुर बुलंद होते जा रहे हैं। यूक्रेन जंग के दौरान फिलहाल रूस में कोहराम, कत्ल, गोलीबारी और अफरा तफरी का मंजर ही नजर आ रहा है। ये तमाम तस्वीरें एक हकीकत बयां कर रही हैं और वो ये कि रूस में सब कुछ ठीक नहीं है। इस सब के बीच एक और नई कहानी सामने आ रही है और वो ये कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मॉस्को छोड़कर जा चुके हैं। दरअसल ब्रिटिश अखबार द सन ने सनसनीखेज दावा किया है कि यूक्रेन जंग के लिए नई सैन्य बहाली के आदेश पर शुरू हुए विद्रोह ने पुतिन को छिपने पर मजबूर कर दिया है। द सन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस के अलग अलग शहरों में बढ़ते विरोध के चलते पुतिन ने मॉस्को छोड़ दिया है और उन्हें किसी सीक्रेट लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया गया है। खबर के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन को एक बेहद आलीशान रिजॉर्ट में शिफ्ट किया गया है। एक रूसी पत्रकार के मुताबिक पुतिन को आराम फरमाने के लिए नोवगोरोद इलाके के वल्दाई रिजॉर्ट में शिफ्ट किया गया है। इतना ही नहीं, खबर में ये भी दावा किया गया है कि पुतिन ने अपने अधिकारियों के साथ पहले से कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर लिए हैं ताकि लोगों को ये लगे कि वो अभी भी मॉस्को में ही हैं। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी पुतिन कहां है। इन सब के बीच पुतिन के लिए मुश्किलें कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अमेरिका ने जेलेंस्की को जंग जीतने के लिए एक ऐसा हथियार दिया जो जंग में रूस की सेना के पांव उखाड़ सकता है। यूक्रेन जंग के दौरान पिछले कुछ वक्त से रूस के लिए, खासकर राष्ट्रपति पुतिन के लिए बुरी खबरें ही सामने आ रही हैं और इस कड़ी में उनके लिए एक और बुरी खबर का इजाफा हो गया है। दरअसल अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को जंग जीतने के लिए एक ऐसा हथियार दिया है जो जंग में रूस की सेना के पांव उखाड़ सकता है। ये है अमेरिका और नॉर्वे का बनाया गया नेसम्स एयर डिफेंस सिस्टम, जो पुतिन के हवाई हमलों पर फुल स्टॉप लगा सकता है। नेसम्स यानी नॉर्वेजियन एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जो ड्रोन से लेकर फाइटर जेट और पुतिन की सबसे घातक क्रूज मिसाइलों को भी टारगेट करेगा। Особливо я подякував за включення протиповітряної оборони в цей пакет. Ми дійсно можемо зробити так, щоб російський ракетний терор буде подоланий. नेसम्स एयर डिफेंस सिस्टम की ज़ेलेंस्की बहुत तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में देखते हैं कि ये हथियार क्या कर सकता है, क्योंकि रूस के एयरफोर्स के कमांडर्स नेसम्स को लेकर बेहद चौकन्ना हो गए हैं। अमेरिका और नॉर्वे का जॉइंट प्रोजेक्ट नेसम्स मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है। ये 30 किलोमीटर की रेंज में किसी भी ड्रोन, क्रूज मिसाइल या फाइटर जेट को आराम से खत्म कर सकता है। अब देखिए रूस के वो कौन से जहाज हैं जिनके लिए नेसम्स एयर डिफेंस सिस्टम यमराज साबित होगा। ये है रूस का सुखोई 25 बॉम्बर, जो एक फ्लाइंग टैंक भी कहा जाता है।
ये नीचे उड़ते हुए यूक्रेन की फौज पर जबरदस्त बमबारी करता है और इसी की वजह से जेलेंस्की की फौज कई फ्रंट हार चुकी है। ऐसे ही विमानों को अब यूक्रेन में बहुत संभल कर उड़ना होगा, क्योंकि वो नॉर्वे और अमेरिका के बनाए गए नेसम्स सिस्टम की मिसाइल का आसान निशाना बन सकते हैं। नेसम्स में अमेरिका की एमरैम मिसाइल इस्तेमाल होती है, जो इसके एयर टू एयर वर्जन की जगह जमीन से आसमान में करने वाला वर्जन होता है। ये एक पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम है जो एक महत्वपूर्ण जगह या ठिकानों को हवाई हमले से बचाने के लिए तैनात किया जाता है। हालांकि इस सिस्टम को जरूरत के मुताबिक दूसरी जगह भी डिप्लॉय किया जा सकता है। इन तमाम खासियत के साथ जेलेंस्की को जो बात हिम्मत देती है वो इस सिस्टम की सबसे बड़ी गारंटी कही जा सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि रूस के खिलाफ अमेरिका की तरफ से ये बहुत खास एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को बड़ी ताकत देगा। अभी नेसम्स से 12 देश लैस हैं। सिर्फ यूरोप में ये सिस्टम लिथुआनिया के पास है, पोलैंड के पास है, स्पेन और हॉलैंड के पास है, हंगरी के पास भी, फिनलैंड भी इसे ऑपरेट करता है, एस्टोनिया भी इसे खरीदने की सोच रहा है। इतना ही नहीं, यूक्रेन को नेसम्स एयर डिफेंस सिस्टम देने के अलावा अमेरिका ने रूस को एक चेतावनी भी दी है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा है कि रूस ने अगर इस जंग के दौरान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। उनसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी ये बात कह चुके हैं। मतलब साफ है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन घर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक साथ कई मोर्चों पर घिरने लगे हैं, और ऐसे हालात में अगर उनके खिलाफ रूस में बगावत भड़क गई तो उन्हें एक साथ 2 मोर्चे संभालने मुश्किल हो जाएंगे। रूस में पुतिन के 3 लाख नए सैनिकों की भर्ती करने के फैसले का विरोध शुरू हो गया। रूस का एक हिस्सा अब पुतिन के इस फैसले के खिलाफ खड़ा हो गया है। दागिस्तान में प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने आ गए। प्रदर्शनकारियों ने सड़क को जाम कर हंगामा शुरू कर दिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुतिन के फैसले के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जगह जगह पर जारी है। दागिस्तान में लोग सड़कों पर उतर आए। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़क पर उतरकर लोगों ने सड़क को जाम कर दिया और उसके बाद हंगामा शुरू किया गया। हालांकि वहां पर पुलिस प्रशासन मौजूद है, लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी और पुलिस में झड़प हो गई। जंग सेना नहीं लड़ती, जंग लड़ता है पूरा देश। युद्ध के मोर्चे पर सैनिक अपनी जान दांव पर लगा देते हैं और देश के अंदर सैनिक के समर्थन में लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन रूस अब फंस गया है, क्योंकि पुतिन 3 लाख नए सैनिकों की भर्तियां करना चाहता है, लेकिन रूस का हिस्सा अब पुतिन के खिलाफ खड़ा हो चुका है। पुतिन यूक्रेन को तोड़ देना चाहते हैं और जेलेंस्की रूस को तोड़ देना चाहते हैं। कारकीव में पराजय के बाद अब जेलेंस्की रूस की जनता को पुतिन के लोगों के खिलाफ भड़का रहे हैं और जेलेंस्की का टारगेट दागिस्तान पर है, जहां का कल्चर रूस के कल्चर से काफी अलग है। दागिस्तान एक ऐसी जगह है जहां से हमेशा रूस के खिलाफ विद्रोह होता रहा है और एक बार फिर जेलेंस्की ने दागिस्तान पर अपना शब्द जाल फेंक दिया है और इसका असर भी शुरू हो गया है। आखिर क्यों दागिस्तान को रूस की फाइटर्स फैक्ट्री माना जाता है और कैसे रूस के अंदर ही जेलेंस्की ने पुतिन को झटका दिया, ये तो आपको बताएंगे ही, साथ ही ये भी समझाएंगे कि आखिर क्या वजह है
कि यूक्रेन एक ही दिन में रूस के 4 लड़ाकू विमान गिराने में कामयाब हो गया। आखिर पुतिन के पायलटों की कौन सी कमजोर नस ज़ेलेंस्की की फौजों ने दबा दी है, सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ले चलेंगे दागिस्तान, जहां पुतिन के खिलाफ जोरदार विरोध शुरू हो गया है और दावा यह किया जा रहा है कि दागिस्तान के अंदर जनता के गुस्से के पीछे असली मास्टरमाइंड ज़ेलेंस्की है। सबसे पहले मैप में दागिस्तान की लोकेशन देखिए। दागिस्तान का इलाका रूस के दक्षिणी हिस्से में आता है। ये रूस का एक ही प्रांत है, लेकिन इसे रूस की सरकार ने गणराज्य की मान्यता दी है। दागिस्तान का एरिया 50,000 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन दागिस्तान का कल्चर रूस के कल्चर से अलग है। दागिस्तान एक मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां सुन्नी इस्लाम की विचारधारा काफी प्रभावी है। रूस में पुतिन के खिलाफ बगावत की आवाज लगातार उठ रही है और बगावत की चिंगारी अब साफ तौर पर नजर आने लगी है। यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन ने 3 लाख रूसी पुरुषों की सेना खड़ी करने का फैसला लिया है। अब रूस में आर्मी के लिए मोबिलाइजेशन किया जा रहा है, लेकिन इस मोबिलाइजेशन के खिलाफ दागिस्तान के अंदर ही जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। दागिस्तान के लोग युद्ध प्रिय माने जाते हैं। भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से दागिस्तान के लोग काफी मजबूत कदकाठी के होते हैं और यही वजह है कि पुतिन चाहते हैं कि दागिस्तान के इलाके से ज्यादा लोग रूस की आर्मी में शामिल होकर यूक्रेन के अंदर अपना जौहर दिखाएं। लेकिन दागिस्तान के लोग पुतिन से सहमत नहीं है। खार्किव में हारने के बाद पुतिन ने अपने देश के अंदर 3 लाख रूसी पुरुषों की सेना खड़ी करने का फैसला लिया है। रूस में आर्मी के लिए मोबिलाइजेशन किया जा रहा है, लेकिन इस मोबिलाइजेशन के खिलाफ दागिस्तान के अंदर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। सुना आपने, ये रूस के एक गणराज्य की जनता का पुतिन से सीधा सवाल है कि युद्ध शुरू किसने किया, यूक्रेन पर हमला क्यों किया। रूस के पुलिस अधिकारियों से इस वाद विवाद के बाद वहां मौजूद महिलाएं पुतिन के खिलाफ नारे लगाने लगी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। दागिस्तान में प्रदर्शन इसलिए भी पुतिन के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि दागिस्तान को रूस की फाइटर्स फैक्ट्री कहा जाता है। यहाँ के लोग युद्ध प्रिय होते हैं और रूस के लिए लड़ते भी रहे हैं, लेकिन अब पुतिन से इन लोगों का भरोसा भी उठ रहा है। और पुतिन के रास्ते में कांटे बिछाने वाले हैं ज़ेलेंस्की, जिन्होंने दागिस्तान की जनता को पुतिन के खिलाफ अपने बयानों से और उकसाया है। Что люди, в частности в Дагестане, начали бороться за свою жизнь. Мы видим, что они начинают понимать, что это вопрос о жизни, об их жизни. Зачем их мужьям, братьям, сыновьям погибать на этой войне? На войне, которую хочет один человек, на войне против нашего народа, на нашей земле. Он же не посылает на войну своих детей. रूस के पास हथियारों की फैक्ट्रियां तो बहुत हैं, लेकिन दागिस्तान रूस की फाइटर्स फैक्ट्री है। यहाँ लड़ाके पैदा होते हैं, लेकिन यहाँ भी ज़ेलेंस्की ने पुतिन के खिलाफ बगावत उकसाने की कोशिश की है। दागिस्तान में युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दागिस्तान के लोगों को कैसे पुतिन ने युद्ध में झोंका है, आप इन आंकड़ों से भी समझ सकते हैं। युद्ध में मॉस्को के 30 जवानों की मौत हुई है, लेकिन दागिस्तान के 300 जवान मारे गए, यानी मॉस्को से 10 गुना ज्यादा। और इसी वजह से दागिस्तान में पुतिन के खिलाफ गुस्सा बहुत जबरदस्त है।
ये तस्वीरें देखिए, विरोध प्रदर्शन के दौरान कैसे हिजाब पहनी हुई दागिस्तान की महिलाओं ने पुतिन के पुलिसकर्मियों को दौड़ा लिया। अपनी सुरक्षा के लिए रूस का पुलिसकर्मी भागता हुआ नजर आया। पुतिन के 3 लाख रूसी पुरुषों की सेना खड़ी करने के फैसले से दागिस्तान के लोग सहमत नहीं दिखाई दिए। लोगों की नाराजगी के बीच दागिस्तान के गवर्नर ने भी स्वीकार किया कि सेना की लामबंदी के दौरान गलतियां हुई हैं। लोगों का गुस्सा कम करने के लिए दागिस्तान के गवर्नर सर्गेई मेलिकेव ने रविवार को स्वीकार किया कि सेना की लामबंदी के दौरान गलतियां की गई हैं और इस मुद्दे को भी ज़ेलेंस्की ने कैच कर लिया है। Ще раз хочу наголосити, вихід є, не підкорятись злочинній мобілізації, тікати або здаватись в український полон за першої ж нагоди. Прошу усіх наших друзів в інформаційній сфері підтримувати поширення цього заклику. Чим більше громадян Російської Федерації хоча б спробують захистити своє власне життя, тим швидше закінчиться ця злочинна війна Росії проти народу України. यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक ट्वीट करके ये बताया है कि 25 सितंबर के दिन यूक्रेन की वायुसेना के लिए बहुत शानदार और रूस की वायुसेना के लिए बहुत बुरा साबित हुआ, क्योंकि यूक्रेन के लड़ाकों ने एक ही दिन में रूस के 4 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। यूक्रेन का दावा है कि उसकी एयरफोर्स ने एक Su-25, 2 Su-30 और एक Su-34 मार गिराया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो भी ट्वीट किया है, जिसमें ये वीडियो अपलोड किया गया है। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एक रूसी लड़ाकू विमान को और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शिंजो आबे को श्रद्धांजलि देने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं आखिरी विदाई देने के लिए। और देखिए जिस तरीके से शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते रखे हैं वो हर किसी ने देखी। आपको याद होगा कि जब पहली बार शिंजो आबे पहुंचे थे हिंदुस्तान, उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया था शिंजो आबे का। लेकिन आज हर कोई स्तर पर विदाई दे रहा है यहाँ पर शिंजो आबे को और उसकी ये तस्वीर आपको दिखा रखी है। और देखिए अब वो तस्वीर भी आपको याद होगी जिस वक्त काशी पहुंचे थे शिंजो आबे और काशी के घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे की जिस तरीके से वो गहरी दोस्ती देखने को मिली थी, जो बता रही थी कि देखिए जापान और हिंदुस्तान की ताकत क्या है, जापान और हिंदुस्तान की दोस्ती जो है वो कितनी पुरानी है। और इसीलिए जब शिंजो आबे पर अटैक हुआ था, जिस तरीके से उन्हें गोली मारी गई थी, उस वक्त भी अब सबसे पहला ट्वीट जो है पीएम मोदी की तरफ से ही किया गया था। यहाँ पर नमन करते हुए शिंजो आबे को एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर आप ट्वीट भी उठाकर देखेंगे तो उसमें साफ तौर पर झलक रहा है कि वो एक नेता को याद नहीं कर रहे हैं, वो एक दोस्त को याद कर रहे हैं। और इसीलिए जब जब हिंदुस्तान पहुंचे हैं शिंजो आबे, इतना ही नहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी टोक्यो गए थे, जिस तरीके से उनका स्वागत करने के लिए खुद प्रोटोकॉल तोड़ते हुए शिंजो आबे पहुंचे थे, तो कई बार हमने ऐसा देखा है कि शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपने प्रोटोकॉल्स को पीछे रखते हुए उनसे मुलाकात एक दूसरे का करते हुए नजर आए हैं। और यही वजह है कि भारत और जापान की दोस्ती जिस तरीके की रही थी वो कभी कोई नहीं भूल सकता। लेकिन आज शिंजो आबे हम सभी के बीच में नहीं है और ये आखिरी तस्वीरें आपको दिखा रही हैं जहां पर पीएम मोदी नमन करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए साफ तौर पर कहा कि यहां पर नजर आ रही है शिंजो आबे को। जो चुनौतियां दुनिया देख रही है, एक गहरी समझ रखते थे शिंजो आबे, भांप लेते थे पहले ही घटनाक्रम को, कैसे चुनना है, किसको साथ लेकर चलना है। तो उनकी ये तस्वीर शिंजो आबे अब हम सभी के बीच में नहीं है, लेकिन जब उनके ऊपर हमला भी हुआ था तो सबसे पहला ट्वीट भी पीएम मोदी की तरफ से किया गया था। जिस तरीके की घटना हुई थी उस पर निंदा भी जाहिर करते हुए पीएम मोदी नजर आए थे। लेकिन देखिए सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा जो पीएम है फूमियो किशिदा से मुलाकात की, द्विपक्षीय मुलाकात हुई, क्योंकि जापान और हिंदुस्तान के रिश्ते हमेशा से बहुत बेहतर रहे हैं, चाहे अर्थव्यवस्था के तौर पर देखा जाए। तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का राजकीय अंतिम संस्कार हो रहा है, उसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पीएम मोदी बुडोकन में शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार समारोह में शामिल हुए हैं और 20 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष,
शासन अध्यक्ष सहित 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि जो हैं शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में मौजूद हैं। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से भी उन्होंने मुलाकात की। शिंजो आबे की पत्नी से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी है। थोड़ी देर पहले ही जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने बताया भी कि देखिए, इस दुख की घड़ी में आज हम मिल रहे हैं। पिछली बार जब मैं आया था तब शिंजो आबे से काफी लंबी मेरी बातचीत हुई थी और कभी सोचा नहीं था कि जाने के बाद ऐसी खबर सुनने की नौबत आएगी। देखिए, 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे अपना प्रिय मित्र जो है प्रधानमंत्री मोदी शिंजो आबे को कहा करते थे। 5 तस्वीरें, एक अंतिम विदाई की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राजकीय अंतिम संस्कार किया जा रहा है, तमाम बड़े लोग यहां पर पहुंचे हैं और अंतिम विदाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, उनकी बॉडी लैंग्वेज आज इस साफ तौर पर बताती हुई कि देखिए आज कितने दुख में है, क्योंकि आज उनका एक प्रिय मित्र जो है वो उनसे बिछड़ गया और कई देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं। धार्मिक अनुष्ठान जो है वो यहाँ पर अब पूरा किया जा रहा है। लेकिन जब उन पर हमला हुआ था तो कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ये खबर आएगी कि शिंजो आबे जो है वो नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र में जो है राजनीति में उन्होंने कदम रखा था और उसके बाद जिस तरीके से जापान को आगे बढ़ाने के लिए वो लगातार प्रयासरत थे। और यही वजह है कि देखिए, जब हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने मुलाकात की थी तो वो सिर्फ जापान ही नहीं, हिंदुस्तान को आगे कैसे बढ़ाना है इसके बारे में भी, उसकी दोस्ती के बारे में भी लगातार बातचीत करते रहे। और देखिए, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का राजकीय अंतिम संस्कार फिलहाल हो रहा है। पीएम मोदी जो है वो बुडोकन पहुंचे हैं, जहां पर शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार समारोह में वो शामिल हुए हैं। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, 20 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष, शासन अध्यक्ष सहित करीबन 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि जो हैं वो शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में मौजूद हैं। हालांकि इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी जापान के प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से उन्होंने मुलाकात की। शिंजो आबे की पत्नी से भी पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। हालांकि थोड़ी ही देर पहले जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने दुख भी व्यक्त किया था।